हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिज़िक्स दा में, जहां हम लोग फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों फ्रिक्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन करना चाहता है या मोशन करता है, तब फ्रिक्शन आता है। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जिसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। कैसा नेचर का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। तो फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन कब लगता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ एक ब्लॉक है। ठीक है, क्या ये सरफेस इस ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन लगाएगा बच्चों? तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के रिलेटिव में मोशन करने का कोई टेंडेंसी ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तब सामाजिक रूप से या बाकी जगहों से रुकावट पैदा होती है। जैसे एक लड़की है हमारे समाज में, ठीक है, वो मान लेते हैं कि ऐसे समाज में पैदा ली है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं है, बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी हो जाती है उस समाज में। तो वो लड़की आगे पढ़ना चाहती है, तो वो आगे फोर्स लगाती है, आगे जाने का कोशिश करती है। तो उस पर सामाजिक या पारिवारिक एक फोर्स लगता है, दबाव बनता है कि नहीं तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारी शादी कर देंगे, या इस तरह की चीज़ें होती है। तो एक फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन क्यों लगा? क्योंकि वो लड़की आगे बढ़ना चाहती है। अगर वो लड़की बोले कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम शादी करना चाहेंगे, तो क्या लोग उसको रुकावट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फ्रिक्शन कब लग रहा है? जब मोशन करने का टेंडेंसी होगा, मोशन कर ही लेगा। वो लड़की आगे पढ़ ही लेगी, जरूरी नहीं है, बट उसके मन में ये विचार आया कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर दबाव लगने लगा, पारिवारिक और सामाजिक फ्रिक्शन लगने लगा। उसी तरह से जब इस बॉडी का कोई टेंडेंसी ही नहीं है मोशन करने का इस सरफेस के रिलेटिव में, तब इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर, इस सरफेस के द्वारा कोई भी मोशन फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये टेंडेंसी आएगा टू मूव, टेंडेंसी टू मूव, मोशन करने का एक टेंडेंसी आएगा, जैसे ही इसके अंदर टेंडेंसी टू मोशन करने का एक टेंडेंसी आएगा, क्या होगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो अपोज करेगा मोशन को। तो फ्रिक्शन जो है, जिधर मोशन का टेंडेंसी होगा उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट का, इस ब्लॉक का अगर इस सरफेस के रिलेटिव में टेंडेंसी है कि राइट की तरफ मूव करेंगे, तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट में लगेगा। समझ में आया? तो फ्रिक्शन क्या फोर्स है? एक कांटेक्ट फोर्स है जिसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। और जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव में मोशन करना चाहता है या मोशन करने का इच्छा भी अगर उसके अंदर पैदा हो गया, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन हमेशा उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का कोशिश करेगा। समझ में आया यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, और इस ब्लॉक ए का टेंडेंसी है इधर मूव करने का। ठीक है, टेंडेंसी है इधर मूव करने का। तो अगर इसका नाम दे दिए सरफेस, ठीक है, ये सरफेस मान लिए। अब जैसे अगर हमसे पूछे कि फ्रिक्शन बाय सरफेस
ऑन ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शन लगाएगा सरफेस, वो किधर लगाएगा? तो आप क्या कीजिए, आप सरफेस पर खड़े हो जाइए और ब्लॉक ए को निहारते रहिए, घूरते रहिए, देखते रहिए। तो आपको ब्लॉक ए राइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रिक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रिक्शन बाय सरफेस या फ्रिक्शन बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक बी जो फ्रिक्शन लगाएगा ब्लॉक ए पर, तो आप ए पर खड़े हो जाइए, ए पर खड़े होकर बी को देखिए, सॉरी बी पर खड़े होकर ए के देखिए, क्योंकि फ्रिक्शन ब्लॉक बी के कारण पूछ रहा है, जिसके कारण पूछेगा उस पर खड़े हो जाइए। बी पर खड़े हो गए, ए को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। ए आपको राइट में जाता हुआ दिख रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए आपको राइट में जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। अगर पूछा जाए फ्रिक्शन बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तब क्या होगा? तो आप ए पर खड़े हो जाइए और आप बी को देखिए। जब ए आगे बढ़ेगा तो ए के रेस्पेक्ट में बी तो इस साइड आएगा ना। ए पर अगर हम खड़े हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बी जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपके घर में जो चीज स्टेशनरी है वो आपके रेस्पेक्ट में लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ए पर जो इंसान खड़ा है वो जो बी ब्लॉक को देखेगा तो उसको लगेगा बी ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ए के रेस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन जो है वो राइट की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स राइट। इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है? बेसिकली बच्चों फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेज। क्या अपोज करता है? सिर्फ मोशन मत बोलिए, अपोजेज क्या अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। किस चीज को अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए और इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। अब जैसे देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर रख दिया गया है और इस ब्लॉक का इधर मोशन करने का टेंडेंसी है या इधर मोशन करेगा। अब देखिए जैसे ही ब्लॉक को आपने सरफेस के साथ रखा तो कांटेक्ट फोर्स लगना चालू हो गया, बिकॉज ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया। ठीक है। अब इस कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर इसका मोशन करने का टेंडेंसी नहीं है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन इसका अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर करने का टेंडेंसी है या वो इधर मूव कर रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा इस कांटेक्ट फोर्स का, जो कि इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करने का टेंडेंसी होगा, वो फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो इस कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शन। और ये जो एंगल बन रहा है किसके बीच में? कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना चाहें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख पाएंगे? अगर ये हमारा फ्रिक्शन को डिनोट कर रहा है तो हम लोग यहां पर एक पैरेलल वेक्टर और ले सकते हैं, पैरेलल वेक्टर ले सकते इधर इस फ्रिक्शन के अपोजिट में, तो ये भी F हो जाएगा। अगर ये वेक्टर हमारा F है तो ये भी F हो जाएगा। ये अगर हमारा F वेक्टर है तो ये वेक्टर भी F हो जाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर को हम लोग N लिख रहे हैं। ठीक है। सो tan थीटा अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं इस फिगर में तो tan थीटा बच्चों क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा फ्रिक्शन और बेस हो गया नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज हाउ
we can calculate the angle of friction. So फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस को वो अपोज करता है। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स होता है और जब किसी बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं किसी दूसरे बॉडी के साथ तो एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। बट वो तभी लगेगा जब एक सरफेस का दूसरे सरफेस के रिलेटिव में मोशन करने का एटलीस्ट टेंडेंसी होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा भी नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्लियर? अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। इसके लिए एक बात समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, हमारे पास तीन सिचुएशन है या दो सिचुएशन मानते हैं, एक ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है, ठीक है। दो सिचुएशन है। अब सेम सरफेस है, एक बार वो सरफेस इस तरह से रखा हुआ है और एक बार सरफेस उस तरह से रखा हुआ। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां भी सेम ब्लॉक रखा हुआ है, यहां भी सॉरी नहीं आएगा ना, हो जाएगा। तो सेम ब्लॉक यहां भी रखा हुआ है, ठीक है। सेम ब्लॉक यहां भी रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये सरफेस ए है मान लेते हैं और ये ब्लॉक बी है और सेम चीज यहां भी है, सरफेस ए, इसको बस 6 इस तरह हम लोग टिल्ट कर दिए, ठीक है। ये ब्लॉक बी है और ये सरफेस ए है, ठीक है। ये सरफेस ए है। अब एक चीज देखिए, क्या यहां पर ये ब्लॉक बी खुद से मूव करेगा? क्या लगता है आपको, क्या ये ब्लॉक बी खुद से मूव करेगा? आई थिंक द आंसर विल बी नो, यहां मूव नहीं करेगा, करेक्ट, यहां मूव नहीं करेगा। बट यहां पर ये ब्लॉक ए मूव करने का टेंडेंसी शो करेगा नीचे की तरफ। हो सकता है मूव ना करे बट मूव कर भी सकता है। मतलब अगर ये बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर फ्रिक्शन, इस केस में फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, फ्रिक्शन यहां पे थोड़ा सा ज्यादा है और यहां पर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है। सेम सरफेस सेम ब्लॉक, यहां पर फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है। अब सवाल आता है कि सेम सरफेस सेम ब्लॉक तो फ्रिक्शन कम ज्यादा कैसे हो गया? क्या चेंज हुआ? सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ यहां पे और वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर यहां पे देखा जाए तो हमारा ग्राउंड के साथ एंगल 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं बन रहा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। लेकिन यहां पर ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा बिकॉज सरफेस यहां पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, कुछ एंगल बन रहा है। तो अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या चेंज हो गया, उस चीज से क्या चेंज हुआ। इस ब्लॉक का अपना एक वेट होगा जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, करेक्ट लगेगा। दिस इज mg एंड दिस इज n, ठीक है, ओके। यहां पर आप बोल भी सकते हैं कि n जो है वो हमारा mg के इक्वल है, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है तो n mg के इक्वल है। इस केस में आते हैं, ठीक है, इस केस में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन कम था, राइट, लिख दे रहे हैं यहाँ फ्रिक्शन थोड़ा सा कम था, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
इसका भी अपना वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसका भी अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। लेकिन क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक ही लाइन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल तो नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर हम mg का दो कंपोनेंट देखें, ठीक है, mg का अगर कंपोनेंट, क्योंकि mg मतलब फोर्स है, उसका कंपोनेंट हम लोग ले ही सकते हैं। कंपोनेंट अगर लें तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा एकदम, और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। कैसे थीटा आएगा? तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए, आप इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, ये इससे बढ़ाया ना, थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी 90 है तो ये एंगल थीटा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल पूरा 90 है। तो 90 डिग्री से अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास थीटा बचेगा। तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कंपोनेंट में कैसे होता है, ये एंगल लगा है, ये हमारा वेक्टर mg है, तो इधर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो ये हमारा बेस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर? mg साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन आया, ये सब मिटा रब कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। यहां अगर हम लोग इसका n लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो n किसके इक्वल आएगा? यहां पर n mg cos थीटा के इक्वल आएगा, राइट। अब कुछ भी एंगल रहे, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल है या 30 डिग्री एंगल है ना, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पकड़ते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री लेते हैं तो यहां पर हमारा mg cos 60 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 1/2, मतलब mg/2 आ जाएगा। और यहां पर हमारा n क्या आ रहा है? mg आ रहा है। यहां भी इसका वेट mg है, यहां भी वेट mg ही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, करेक्ट। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन कम आया, mg/2 आ रहा, आधा आ रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन जो है कम हो रहा था। दैट मीन्स फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? वेट पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। आप सरफेस को ऐसे रख रहे हैं या ऐसे रख रहे हैं, दोनों केस में वेट तो सेम रह रहा है, तो फ्रिक्शन को सेम होना चाहिए था, बट इस केस में फ्रिक्शन कम हो रहा है बिकॉज वेट तो सेम है, बट नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर अलग हो गया। जैसे एक एग्जांपल और हम यहाँ पे साइड करते हैं आपको, सॉरी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस इस तरह से है और उस सरफेस पर आप एक ब्लॉक रख दिए ऐसे। अब इस केस में क्या होगा? ये ब्लॉक तो ऐसे रहेगा नहीं, स्लिप करके नीचे गिरने लगेगा, है ना, क्योंकि इसका जो वेट है इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा। वेट किधर लगेगा? नीचे, राइट। वेट तो नीचे लग गया। इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमेशा दोनों जो सरफेस कांटेक्ट में है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, उस दोनों कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये आपका mg हो गया और ये आपका n हो गया। यहां तो mg और n का कोई लेना देना ही नहीं है। यहां पर n किसके बराबर होगा? अब जैसे आप मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वहां एक कोई बॉडी को या अपना किताब को या कोई बॉक्स को रखे, तो बॉक्स तो स्लिप करके नीचे गिरने लगेगा ना, स्लिप करके नीचे गिरने लगेगा। तो आपको रोक के रखने के लिए क्या करना होगा? आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा दीवार की तरफ, है ना। एक फोर्स आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम दिखा रहे इस तरह से, हालांकि लगेगा दिखाना पड़ेगा ना ऐसे, मतलब एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना दीवार पर उसको पकड़ के रखने के लिए। मान लीजिए वो फोर्स यहाँ पर F है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो F के इक्वल आ जाएगा। mg का तो कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है, राइट। बट इन तीनों केस में अगर आप देखिए
तो हमारा mg मतलब वेट तो सेम ही है बट फ्रिक्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है बिकॉज n अलग अलग हो जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो जा रहा है। तो फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के वेट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इंक्लाइंड प्लेन पे किसी चीज को चढ़ाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन कम लगता है बिकॉज उस समय n mg की इक्वल नहीं होगी, mg cos थीटा की इक्वल होता है और फ्रिक्शन n पे डिपेंड करता है। अब सोचिए और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सरफेसेस है, ठीक है, दो सरफेसेस है, एक सरफेस ऐसे है और दूसरा जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ सरफेस है, ऐसे रफ सरफेस जैसा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेन सरफेस पर जो आप फ्रिक्शन लगता है या थोड़ा स्मूथ सरफेस रहता है वहां फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, और यहां पर फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पर फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट, यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओह शिट, एक मिनट बच्चों, यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्योंकि रफ सरफेस है। तो यहां क्या बदला, यहां पर सिर्फ नेचर ऑफ द सरफेस बदला, सरफेस का नेचर बदला। क्या बदला, नेचर ऑफ सरफेस बदल रहा है, मतलब एक प्लेन सरफेस है तो एक रफ सरफेस है, तो सरफेस का नेचर भी अगर बदलेगा तो फ्रिक्शन बदल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। और मैथमेटिकली भी देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, वो कांस्टेंट यहाँ आता है म्यू। ठीक है, म्यू इंटू एन हो जाएगा। ये म्यू जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मतलब दो सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में है उसमें से एक भी सरफेस का नेचर बदलेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो बदल जाएगा। जैसे मेरे हाथ में फ्रिक्शन अभी कम हो गया थोड़ा सा, तो क्या हुआ, पेन स्लिप करके नीचे गिर गया, है ना। तो फ्रिक्शन अगर कम हो जाता है तो आपका नेचर, इसका मतलब सरफेस का बदल रहा है, तो नेचर ऑफ द सरफेस को भी बदलने से फ्रिक्शन कम हो सकता है। बात समझ में आया। तो फ्रिक्शन सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, किस पे, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड द नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए बच्चों, थोड़ी देर पहले हम लोग अभी लिखे थे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में, प्रीवियस स्क्रीन में देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, F बाई एन था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन बाई एन हो जाएगा। सो एन एन कैंसिल हो जाने से हमारा थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बात। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या है, जैसे अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना वो फ्रिक्शन के नजदीक रहेगा, मतलब ये चीज जितना इधर आएगा उतना ये एंगल बढ़ेगा, और इसका मतलब है एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है सरफेस में, तभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम है तो ये इस साइड होगा, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन वहां पर कम है। तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब। जैसे कोई भी फोर्स है, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स एक फोर्स था, उसके दो कंपोनेंट्स है, अगर ये वाला जैसे मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट इसका मतलब अभी डोमिनेटिंग है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब अभी मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स किसके नजदीक है, फ्रिक्शन के नजदीक है, मतलब फ्रिक्शन अभी डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस, और वो डिपेंड किस पे करता है, वो म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू पे डिपेंड करता है मतलब नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रिक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी जानेंगे। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए फिजिक्स को आसान बनाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।